Yes, Okay, Sudhanshu, let's so now, start. okay, now we will start this question. This video is about the previous year question discussions of GS3 of security and environment of year 2023. The question number one is, what are the different elements of cybersecurity? Keeping in view the challenges in cybersecurity, examine the extent to which India has successfully developed a comprehensive national cybersecurity strategy. So, Manish, you can tell what is your view on this question and what is the problem that you are facing in this? First, when I will write this question or when I will read this question, it's written different elements of cybersecurity. So when I am sitting in the examination, how will I think that what are the elements are there in cybersecurity? ओके, सो अब इसको ना हम ऐसे देख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी जब हम दिमाग में सोचते हैं तो हमें सिक्योर करना है, और सिक्योर किसे करना है? तो सिक्योर हम 3 चीज को कर सकते हैं। एक है साइबर स्पेस। साइबर स्पेस के अंदर हमारी पूरी कंट्री के अंदर जितना भी टोटल साइबर स्पेस है उसको सिक्योर करना है। सेकंड, हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, जैसे हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इनको सिक्योर करना है। सेकंड ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। थर्ड, यूजर के मतलब एप्लीकेशन डाटा को सिक्योर करना है। तो ये एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, कि आपको सबसे पहले पूरा साइबर स्पेस सिक्योर करना है, देन आपको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका डाटा सिक्योर करना है, देन यूजर लेवल पे आना है। तो दिमाग में मतलब अगर इवन इफ यू डोंट हैव एन आइडिया तो भी साइबर सिक्योरिटी को वैसे देखो कि अगर नहीं भी है तो साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो उसके लेवल्स पे जाओ। सबसे ऊपर हो गया हमारा साइबर स्पेस, देन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, देन यूजर लेवल। ठीक है। एंड इसके जैसे हमने यहाँ पे मॉडल आंसर भी है, तो उसको अगर हम उसमें पहले अगर क्वेश्चन को देखेंगे ना, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो उसमें मॉडल आंसर में हमने यही सबसे पहले इसको आंसर किया है। तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, फर्स्ट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? जितना भी हमारा साइबर स्पेस है उसका जो नेटवर्क है उसको हमें सिक्योर करना है। जैसे उसमें फायरवॉल्स हो गए, वीपीएन्स हो गए, तो उसको कैसे हम सिक्योर करें कि कोई भी मतलब जब अगर कोई मान लो जैसे कुडनकुलम प्लांट है उस चाइना जिस पे चाइना ने अटैक करवाया था, तो उसको सिक्योर कैसे करना है? तो वो किसका काम है? नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर का। वो क्या करता है, जितना भी साइबर स्पेस हमारे है उसके अंदर जितना भी बाहर से डाटा आ रहा है या फिर बाहर से जितना भी कोई भी साइबर अटैक आ रहा है उसको सिक्योर करने के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी होती है। सेकंड एलिमेंट होता है इसका एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो कि यूजर लेवल पे होती है, जिसमें हमें अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करना होता है, उनकी वल्नरेबिलिटीज को देखना होता है कि उनको कैसे एसेस किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने साइबर स्वच्छता केंद्र खोला है, जिसमें आप बोट क्लीन करवा सकते हो आके अपने फोन की। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। थर्ड लेवल इज डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी मीन्स कि ये पर्सनल यूज का जो हमारा डाटा होता है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे हमने आधार का डाटा दिया हुआ है तो उसने अपने सर्वर्स में यूडीआई ने सिक्योर करा हुआ है, मगर कभी कभी क्या होता है कि वो डाटा लीक हो रहा है, हमें न्यूज आ रही है कि अगर वो लीक हो रहा है तो उसको कैसे सिक्योर करना है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी तक कोई पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर कंप्रिहेंसिव बिल नहीं है। 2019 में एक बिल आया था बट उसको अभी तक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ना ही वो पास हुआ है। फोर्थ एलिमेंट होता है, मतलब हमें पहले से थ्रेट इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह हमारे साइबर स्पेस में अटैक हो रहा है तो हमें उसे पहले से उसकी इंटेलिजेंस गैदर करनी पड़ेगी और उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। ये काम इंडिया में करने के लिए हमारी एक एजेंसी है सर्ट, जिसे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बोलते हैं, जो कि अगर कोई साइबर अटैक होता है उस पर सबसे फर्स्ट हमारा जो मैकेनिज्म है वो ये करती है, सर्टेन करती है। देन लास्ट हमारा जो एलिमेंट हो सकता है वो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, साइबर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा बैंकिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, हमारा शिपिंग का है, हमारा फाइनेंस का है। ये सारा सारा हमारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा मिलिट्री का भी हो गया। तो उसको बचाने के लिए हमने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेक्टर, जो कि जो हमारे इन मतलब एक तो हो गया साइबर स्पेस जो ऑल ओवर इंडिया और यूजर्स का डाटा प्रोटेक्ट कर रही है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करेगी। देन अगर हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे क्वेश्चन के, तो उसमें ये कहा है कि कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी, एग्जामिन the extent to which India has successfully developed a comprehensive national cyber security strategy। तो अब इसमें पूछ रहा है कि जितने हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे हमने चैलेंज को डिस्कस करे 3-4 लेवल पे, तो उसके लिए इंडिया ने की जो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है तो उसको एग्जामिन करना है। एग्जामिन में क्या करना होता है, हमें उसके वो देखने होते हैं सबसे पहले कि
इंडिया के पास क्या है ऐसा, मतलब इंडिया के पास कौन सी पॉलिसी है। जैसे इंडिया के पास नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 है, जिसने एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल बनाया है, 4-5 उसमें हेड्स है उसको सिक्योर करने के लिए। अब उसमें हमें एग्जामिन करना है कि पहले तो बताना है कि ये है, देन एग्जामिन ये करना है कि ये काफी है क्या, मतलब इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हम उसको आगे आंसर में उसे डिस्कस करते हैं। देन तो जैसे हमारी इंडिया इंडिया की साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में सबसे पहले आईटी एक्ट 2008 में आया था, तो उसमें जितना भी ऑनलाइन होता है उसको लीगलाइज करने के लिए आईपीसी से जोड़ने के लिए ये आया था। सेकंड है हमारी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। इसके अंदर जैसे हमने ऊपर डिस्कस करे थे, फर्स्ट इज नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये नोडल एजेंसी है जो कि कोऑर्डिनेट करती है सारे मैटर्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। सेकंड इज नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। थर्ड इज सर्टेन, जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। फोर्थ इज साइबर सुरक्षित भारत, ये क्या है, पब्लिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो कि स्ट्रेंथन करता है हमारे साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को। ठीक है। देन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारा नॉर्थ नदर्न इंडिया का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर बना है। ये हम लोग योटा D1 में से बोलते हैं, और ये ग्रेटर नोएडा में बनाया है। चैलेंजेस क्या है, अभी सबसे बड़ा चैलेंज है फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, मतलब स्टेट लेवल की कोई पॉलिसी नहीं है सेंट्रल लेवल से, क्योंकि सेंटर सब्जेक्ट में आता है तो सेंट्रल लेवल से ऑर्गेनाइज हो रहा है, और मतलब स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना ही स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है। सेकंड इज लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। अभी क्या है कि हमारे जो जितना हमारे हमारे पास इतनी वर्क स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है कि जो भी हम लोग कि हम उन वर्कफोर्स को यूज कर सकें एज साइबर सेफ्टी पर्सन। मतलब अगर हमें अगर हम चाह रहे हैं कि हम लोग एथिकल हैकर्स बनाए कि हम अपनी अपनी साइट्स को रोकने के लिए, तो उसमें स्किल्ड वर्कफोर्स है ही नहीं, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। थर्ड इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जैसे अभी दो इशू होते, एक था कैम्ब्रिज एनालिटिका, एक था पिगासस, तो एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट कभी कभी साइबर सिक्योरिटी का यूज अपने फायदे के लिए भी कर लेती है, तो उसको भी हमें चैलेंज की तरह बताना है। देन फोर्थ इज नो कम्प्रीहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। कोई, क्योंकि 2019 में जो एक्ट मतलब एक्ट को फॉर्मुलेट किया गया था वो अभी तक पास ही नहीं हुआ है, तो कोई कम्प्रीहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ही नहीं है। द फिफ्थ इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, वो ऊपर हमने डिस्कस किया था। एंड द सिक्स्थ इज डाटा लोकलाइजेशन इशू। ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि क्या होता है, जितने भी सर्वर्स हैं, गूगल के सर्वर हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर हैं, ये क्या है, इंडिया के बाहर है। तो अब इंडिया के बाहर है तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है। मान लो कि चाइना के पास में सर्वर्स हैं वो डाटा, तो हमारा डाटा का बहुत गलत यूज हो सकता है हमारे खिलाफ ही। तो हम इंडिया ने को इस चीज के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि डाटा लोकलाइजेशन को इंडिया के अंदर सेंटर बनाने पड़ेंगे। इसी के लिए हमने योटा D1 बनाया है, एक हाइपर स्केल डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि हम अपनी नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को कैसे सही कर सकते हैं। एक तो क्या है, कंप्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉ लेके आना है। सेकंड, हमें कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। कोऑर्डिनेशन के लिए हमें एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी काउंसिल बनानी होगी, जिसमें हर एक स्टेट से मेंबर होंगे। मिनिस्टर्स लेवल पे हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे हो सकते हैं। थर्ड इज फोकसिंग ऑन साइबर डिटरेंस। डिटरेंस कैसे हो सकता है, डिटरेंस दो टाइप से हो सकता है, एक हो गया ऑफेंसिव डिटरेंस, एक हो गया डिफेंसिव। ऑफेंसिव में हमें साइबर वेपन्स बनाने पड़ेंगे, हमें साइबर स्किल्ड वर्कफोर्स बनानी पड़ेगी जो कि तैयार रहे एथिकल हैकिंग के लिए। डिफेंसिव में हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी अच्छी करनी होगी, हमारा साइबर स्पेस बहुत ज्यादा सिक्योर करना होगा। फोर्थ इज अ होलिस्टिक साइबर इंश्योरेंस फ्रेमवर्क शुड बी मेड। मतलब अगर किसी का भी डाटा चला गया पर्सनल लेवल पे, फिर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा की वजह से बहुत नुकसान हो जाता है, तो हमें उसके लिए इंश्योरेंस फ्रेमवर्क भी बनाना होगा। फिफ्थ इज साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एट स्टेट लेवल पे भी बनाना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेट की अलग डिमांड्स है। मतलब महाराष्ट्र की डिमांड बहुत अलग होगी उड़ीसा की डिमांड से, तो उसके हिसाब से स्टेट लेवल पे एक फ्रेमवर्क बनाना बहुत जरूरी है। Okay. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। ओके। So if we go to the next question now, no, there is other ओके, points also. या देयर वर सम पॉइंट्स। सो लाइक एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया है तो उससे क्या हो गया है कि अगर आपने अपना साइबर स्पेस सिक्योर भी कर रहे हो, मतलब पासवर्ड से वगैरह से, तो वो 1 मिनट में बिलियन कैलकुलेशन कर देगा, तो आपका सारा फेल हो जाएगा। तो हमें क्वांटम कंप्यूटिंग के जो मतलब इतना डिसरप्शन आ रहा है उससे बचने के लिए हमें क्वांटम की टेक्नोलॉजीज को अपनी साइबर सिक्योरिटी में एड्रेस करना पड़ेगा, तभी हम चाइना से कम्पीट कर पाएंगे इस चीज में। बाकी अमेंडमेंट लाने होंगे आईटी एक्ट 2008 में, क्योंकि जैसे वहां पे सेक्शन 66 था उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। देन एक नई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी हमको लेके आनी होगी। एंड द नाइन्थ इज अ कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन डाटा लोकलाइजेशन। गवर्नमेंट सिर्फ कुछ रिव्यू देते रहते हैं या फिर कुछ पीआईबी में
अपने निकालते हैं कि हमने डाटा लोकलाइजेशन के कुछ मेजर्स निकाले हैं, कुछ एप्स को बैन किया है, ऐसे ही ये डिस्क्रीट मेजर्स हैं, हमें कंप्रिहेंसिव पॉलिसी लानी होगी डाटा लोकलाइजेशन को लेकर। सो दिस Okay. आंसर क्वेश्चन कंप्लीटेड। अच्छा, इसमें सेकंड, is there any need to make any diagram also in this question if it is 15 marker? 15 मार्कर में इस क्वेश्चन में देखो क्या है ना कि डायग्राम तो बनाने का स्कोप है नहीं, बट ये है कि तुम इसमें फ्लो चार्ट बना सकते हो, और जो एक काम और कर सकते हो, जैसे अगर तुम्हें लेवल ऑफ साइबर सिक्योरिटी बनानी है तो एक डायग्राम बना सकते हो, सबसे पहले साइबर स्पेस, देन ऑर्गेनाइजेशनल, देन यूजर, ऐसे करके एक डायग्राम बना सकते हो। और एक ट्रायंगल शेप बना सकते हो जिसमें हमारा जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें कौन कौन सी एजेंसीज है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सेंटर है, सर्टेन है, तो इसको इसको एक ट्रायंगल शेप में दिखा सकते हो ऐसे करके। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, तुम इफेक्टिवली शो कर सकते हो। बाकी डायग्राम्स ऐसे बनाने का कुछ स्कोप नहीं है, बस वही फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज कर सकते हो। Okay, and now let's move to other question. ओके, and the second question is, what are the maritime security challenges in India? Discuss the organizational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security. So So इसमें इसमें first क्या, when we have to think about maritime security challenges, so there are many security challenges, but how should we think and how should we narrow down that these are the specific challenges? If I talk about, yeah, the border is a porous border and the border is also more than 7,000 kilometers, and there is infiltration from Pakistan, Bangladesh, and also China is coming. But these are the challenges which are discrete. How I should organize all this in the exam and write point wise in a logical form only about this okay, challenges part. सी मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को सबसे पहले दो हेड्स में कर लो, एक डिफेंसिव, एक नॉर्मल ट्रेड। ठीक है, डिफेंसिव का क्या है कि जैसे हमें स्ट्रिंग्स ऑफ पॉलिसी, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स बना रहा है चाइना हमारे अराउंड इंडियन ओशियन में, तो वो डिफेंसिव स्ट्रेटजी हो गई हमारी। सेकंड इज ट्रेड। ट्रेड में क्या है, जैसे ट्रेड में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो हमारे ट्रेड रूट्स हैं वो चाइना कब्जे में कर रहा है। सेकंड थिंग ये क्या है कि पायरेसी, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पायरेसी की वजह से हमारे जो शिप्स होते हैं उन पर अटैक हो जाता है। ठीक है, थर्ड ट्रेड में हो जाएगा कि जो अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है ना, उससे हमारा जो मैरीन इकोसिस्टम है, कोस्टल इकोसिस्टम है, बहुत बिगड़ता है। तो ये ट्रेड के अंदर के हेड में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, एक वाइड शिपिंग और एक डिफेंसिव डिफेंसिव मैकेनिज्म टू काउंटर दिस मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो इसके अंदर अगर दो हेड के अंदर डिवाइड कर लेंगे तो हम बहुत इजीली नीचे हम लोग उसको डाइवर्सिफाई कर पाएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे हमने आंसर में लिखा है कि सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, तो ये सिक्योरिटी चैलेंज हो गया डायरेक्टली, क्योंकि जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि हमारी बहुत इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, मतलब गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। जैसे 26/11 जो अटैक हुआ था वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि हमारी इतनी इंडेंटेड कोस्ट लाइन है कि हर जगह पे हमारा मतलब नेवल डॉकयार्ड्स नहीं होंगे, हर जगह पे हमारे लोग नहीं होंगे, हर जगह पे कोस्ट कोस्ट गार्ड्स नहीं होंगे, तो उसकी सिक्योरिटी बहुत बड़ी दिक्कत है। सेकंड जो है वो हमारा पायरेसी है, वो एक वाइड शिपिंग का इशू है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे वेस्ट एशिया साइड में जब भी गुल्फ ऑफ एडन की तरफ से कुछ हम इंसिडेंट सुनते हैं सोमालिया की साइड से, कि जब भी हमारी शिप्स जाती है वहां पे काफी शिप्स पे पायरेट्स हमला कर देते हैं, उससे हमारा काफी ज्यादा एक सबसे उससे क्या होता है कि ट्रेड में नुकसान तो होता ही है। सेकंड इज कि उससे एक लोगों को डर भी हो जाता है, डिटरेंस हो जाता है कि वो ट्रेड रूट को यूज नहीं करते, उससे हमारा इकोनॉमिक बहुत लॉस हो रहा है। थर्ड इज मैरीटाइम टेररिज्म, जो कि हम लोग क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन से जोड़ सकते हैं। फोर्थ अगेन इज इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। तो ये एक वाइड शिपिंग में आ जाएगा कि जो फिशिंग, जैसे ये पार्क बे में हम देखते हैं, सुनते रहते हैं कि मतलब श्रीलंका में कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, क्योंकि फिशरमैन को पता नहीं है कि बॉर्डर कहाँ एंड हो रहा है। और प्लस वो क्या कर रहे हैं, ट्रॉलर्स का यूज कर रहे हैं, वो नीचे से जाता है, पूरा इकोसिस्टम बिगाड़ देता है, मतलब नई फिशेज के जो एक्स होते हैं वही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उससे फिशेज की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है। अनदर इशू इज मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो ये क्या एक सिक्योरिटी इशू है। तो इसमें चाइना क्या पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, उसने म्यांमार में बनाया है, हम्बनटोटा पोर्ट इसमें श्रीलंका में बनाया है, देन उसने मालदीव्स बनाया है, देन इसने इथियोपिया में बनाया है। तो इसमें वो हमें कॉर्नर आउट कर रहा है, तो हमें उसको सेफ एंड सिक्योर करने के लिए भी अपने पोर्ट्स भी बनाने पड़ेंगे डाइवर्सिफाइड लोकेशंस पे। तो एंड द सिक्स्थ इज ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये क्या है कि मिडवे बिटवीन है, सिक्योरिटी का भी इशू है, ये वाइट ट्रेड का भी इशू है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मुंद्रा पोर्ट पे तुमने सुना होगा कि 3000 kg का ड्रग्स हीरोइन
कॉन्फिस्केट किया गया था जब वो आया था अफगानिस्तान से। तो ये अब हमें पता नहीं चलेगा, तो फिर ये ड्रग्स की वजह से क्या होता है कि आगे जैसे हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है इसकी फंडिंग कर, ऑर्गेनाइज क्राइम फंडिंग करता है टेररिज्म की, तो उसको भी रोकना होगा हमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए भी। एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी को भी रोकते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार कंटेनर्स में जो हमारा भूटान हो गया, इधर नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये हमारा सदर्न इंडिया हो गया, यहाँ से गर्ल्स या फिर बच्चों की सप्लाई होती है अरब और मिडिल ईस्ट के देशों में, तो उसको हमें रोकना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें ना सेकंड पार्ट क्या है को क्वेश्चन का कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स क्या क्या है। तो इनको 3 हेड में तोड़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को हमें आंसर करना है, हमें अपने साइड से कुछ नहीं लिखना। तो पहला ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स में क्या है, सबसे पहले इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। तो ये प्रमोट करता है रीजनल मैरीटाइम कोऑपरेशन को, सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट्स में। इसमें अराउंड 26 स्टेट्स है जो इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट्स हैं, और इसमें सारे सबकी नेवी जो होती है वो उसमें उनकी उनके हेड्स की मीटिंग होती है, जिससे वो सिक्योर करते हैं कि हमारा जो डिस्कशन करते हैं कि कैसे सिक्योर बनाया जा सकता है इंडियन ओशियन रीजन को। सेकंड इज रिकैप, ये रीजनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट बनाया था अभी रिसेंटली, जिससे पायरेसी और आर्म्ड रोबरी को रोकना है हमें एशिया में, उसके लिए। थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव क्या हो सकता है कि मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, जैसे हमारी मालाबार एक्सरसाइज होती है इंडिया की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए की। तो इसको, इससे क्या होता है कि हमारा एक रेगुलर चेकअप होता रहता है कि हमारी नेवल स्ट्रेंथ कैसी है अपकमिंग चैलेंजेस के लिए, जैसे वरुण एक्सरसाइज हो गई ऐसे। देन फोर्थ इज इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। तो अनक्लॉस एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, तो इसका एक आर्टिकल 105 है, तो ये कहता है कि हर एक स्टेट का राइट है कि अगर कोई भी पायरेट, अगर कोई भी पायरेट है उसकी शिप को वो सीज कर सकते हैं, ठीक है। देन एक गैप इनिशिएटिव भी था, ग्लोबल एंटी पायरेसी मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव। एक मल्टीनेशनल ज्वाइंट इनिशिएटिव है स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स का टू रिड्यूस पायरेसी। अभी इसमें टेक्निकल इनिशिएटिव्स क्या हो सकते हैं, टेक्निकल इनिशिएटिव भी 3 तरीके के हो सकते हैं। एक है मैरीटाइम अवेयरनेस। तो मैरीटाइम अवेयरनेस 2 चीज के लिए हो सकती है, अगेन एक ट्रेड के लिए, एक हो सकती है सिक्योरिटी के लिए। ट्रेड के लिए क्या कि हमें जितना भी हमारी वाइट शिप्स पास हो रही हैं उनका हमें डाटा पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या बनाया हो, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स सेंटर एंड ऑल्सो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर IOR, इंडियन ओशियन रीजन, ये गुड़गांव में है। और हमने इसके अलावा हमने वाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स किए हैं, और कोस्टल सर्विसलेंस रडार चेन्स बनाई है हमने। इंडिया ने मालदीव्स में बनाई है, श्रीलंका में बनाया है, रडार चेन्स बनाई है कि कोई भी व्हाइट शिप अगर आ रही है तो उसको कैसे, उसका कितना भी डाटा है कि कौन सी शिप कितनी कितनी शिप आई है, कितनी गई, इसका सारा डाटा रडार में नोट होता है। एंड सेकंड इज कि इंडिया पहली कंट्री बन गया है टू इशू बायोमेट्रिक सी फेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जिसमें फेशियल बायोमेट्रिक होगा सारे सी फेरर्स का। अपार्ट फ्रॉम डेट ये काफी पहले आ गया था नेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये रियल टाइम वेसल ट्रैकिंग का यूज करते हैं, इसमें GIS का यूज करते हैं हम लोग। एंड कोस्टल सर्विसलेंस नेटवर्क, ये चेन ऑफ कोस्टल रडार्स सारे नेटवर्क को हम कोस्टल सर्विसलेंस नेटवर्क बोलते हैं। एंड फिफ्थ इज लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है फॉर वेसल ट्रैकिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द प्रोसीजर मेजर्स। सो प्रोसीजर मेजर्स, जैसे अगर हम एग्जाम में है, अपने एग्जाम में तो हमारे पास ये मॉडल आंसर नहीं होगा, तो दिमाग में कैसे सोचे कि क्या हो सकता है प्रोसीजर। प्रोसीजरल मेजर्स ये ऐसे हैं कि जो लॉ नहीं है, जो टेक्निकल इनिशिएटिव्स नहीं है, बट वो एक काइंड ऑफ की एक डॉक्ट्रिन है, या फिर कुछ प्रोसीजर्स हैं जिन्हें फॉलो करना है सारी कंट्रीज को, तो उनको हम दिमाग में लेके लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा है सागा डॉक्ट्रिन, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन पैसिफिक रीजन। तो इंडिया अपने आप को शोकेस कर रहा है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन पैसिफिक इन इंडियन ओशियन। ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है। तो उसके लिए वो इंडिया ने कई सारे मिशन भी चलाए थे ड्यूरिंग कोविड, लाइक मिशन सागर, समुद्र सेतु, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट SOP हमने कुछ बनाए हैं एंटी पायरेसी को रोकने के लिए, काउंटर टेररिज्म को रोकने के लिए। एंड ऐसे हम लोग जैसे कुछ स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी लेके आए हैं पोर्ट्स पे। पोर्ट्स के मैकेनिज्म में भी हमने काफी अपना लॉ चेंज किया है कि पोर्ट्स को कैसे करा जा सकता है, कुछ प्राइवेट पोर्ट्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है इसके लिए। ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? हेलो? Yes. So how will you conclude the question, by writing the conclusion or by writing way forward? Or we should end like this one?
See, like it is 10 marks question. There is no space for writing conclusion, because we have written all the initiatives of Indian government in, like all the schemes, all the doctrines we have written already. अगर ये 15 मार्क्स का होता तो हम इसमें वे फॉरवर्ड में लिख देते कि इंडिया को अगर इंडिया को यूएस के साथ में जैसे क्वाड बना है और अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करना है, तो उसके लिए हमें और सागर डॉक्ट्रिन को और वाइड बनाना पड़ेगा, तो ऐसे करके कुछ कंक्लूड कर सकते थे। बट यहाँ पे 10 मार्क्स क्वेश्चन में इतना इसको बचता नहीं है कि कंक्लूजन में हम लिखें, क्योंकि अगर कंक्लूजन लिखेंगे तो कम से कम 3-4 लाइन तो उधर चली जाएंगी। Okay. Okay, let's move to question number 3. Okay. Next question is, Naxalism is a social, economic, and developmental issue manifesting as a violent internal security threat. In this context, discuss the emerging issues and suggest a multi-layered strategy to tackle the menace of Naxalism. Okay, so what is your view on this? Yes, so there are many parts. We have to discuss social also, economic also, and developmental issue also. So how many points I need to write in social aspect, economic aspect, and developmental aspect? Okay, and then it is asking that discuss the emerging issues and suggest the multi-layered strategy also. So there should be separate emerging issue that I will write, and then again separately I will write this suggestion, or we should club this. How can we go about this? Okay, nice. Actually, first you said ना that कि हमें सोशल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट इशू को अलग अलग लिखना पड़ेगा, देन फिर हम इमर्जिंग जो इश्यूज है उनको अलग लिखें, फिर एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी लिखें। वो एक अच्छा अप्रोच हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर 10 मार्क्स का है तो फिर हमें क्या थोड़ा क्लब आउट करना पड़ेगा इन तीनों चीजों को। अगर 15 मार्क्स का है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, और अलग अलग भी कई कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि पहला पार्ट जो है, नक्सलिज्म इज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इशू मैनिफेस्टिंग एज अ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। सो ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक लाइन है। हमें इस लाइन से, इस कंटेक्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उसको आंसर करना है, हमें उस लाइन को आंसर नहीं करना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इशू। इस कंटेक्स्ट में सोशल में जो इमर्जिंग इश्यूज हैं, इकोनॉमिक में जो इमर्जिंग इश्यूज हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज में जो इमर्जिंग इश्यूज हैं, इसको डिस्कस करना है और एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी बतानी है नक्सलिज्म को डील करने के लिए। तो हमें वो नहीं, सोशल इशू नहीं बताना, हमें इमर्जिंग सोशल इशू, इमर्जिंग इकोनॉमिक इशू, इमर्जिंग डेवलपमेंट इशू। अगर इस चीज को हम एड्रेस करेंगे तो हमें काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी अगर हम नॉर्मल आंसर लिखेंगे तो हमें एवरेज नंबर मिल जाएंगे, बट अगर हम इस चीज को आंसर करेंगे तो काफी अच्छा मिलेगा। तो हम डिस्कस करते हैं इसको। तो जैसे हम स्टार्टिंग कर सकते हैं कि नक्सलिज्म एज अ violent internal security threat in India stems from socio-economic disparities, government's challenges, lack of basic amenities and marginalized community grievances। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने तो डायरेक्टली स्ट्रेटजी लिख दिया है, स्ट्रेटजी और उसको क्लब आउट कर दिया था कि जो इश्यूज है। बट अगर हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो क्या सोशल इमर्जिंग इश्यूज हैं, सोशल इमर्जिंग इश्यूज क्या है। जैसे अगर हम इसे कोविड से देखें ना, तो क्या हुआ था कोविड टाइम पे, जितने जो लोग बाहर काम कर रहे थे वो सारे वापस लौट के गए अपने गाँव में। ठीक है, और ये जो पूरा रेड कॉरिडोर है, इस छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी जो लोग बाहर काम करते थे वापस गए। अब जब ये लोग वापस गए तो सबसे बड़ी दिक्कत हुआ कि इनके पास में काम नहीं है। ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन है, पैसे नहीं है, जमीन भी नहीं बची है। तो अब उनके पास में क्या रास्ता है, वो उनके पास में ये रास्ता है, या तो गवर्नमेंट उन्हें गवर्नेंस दे, उनको कोई भत्ता दे, उनको बेसिक एमिनिटीज दे। अगर वो नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, जो नक्सलाइट्स हैं, लीडर्स हैं, उनको वो इंड्यूस करते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आओ, हम आपको खाना देंगे, पैसे देंगे, एंड आपको अपने आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना है। तो उनको लगता है कि ये सही है, क्योंकि हम उनके माइंड से खेल रहे हैं। बट वो क्या करते हैं, उनकी इस मतलब इस डेवलपमेंट इशू को यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ। जैसे अभी दंतेवाड़ा अटैक हुआ था, क्योंकि काफी सालों से अटैक ऐसा नहीं हो रहा था, उन्होंने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हुआ है कोविड के बाद से। तो ये इमर्जिंग इशू है एक। तो ये सोशल इमर्जिंग इशू भी है, इकोनॉमिकल इमर्जिंग इशू भी है, डेवलपमेंटल इशू भी है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मतलब एग्जाम्पल से क्या तुम क्या कर सकते हो ना, एक एक एग्जाम्पल दे दिया कोविड टाइम्स का, तो उससे बताया कि ये एक इमर्जिंग इशू है। अब इसको काउंटर कैसे करना है, काउंटर के लिए हम लोग मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी हो सकती है। सबसे पहले तो हमें काउंटर इंसर्जेंसी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब तक
अटैक्स को नहीं रोकोगे तब तक फिर डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए दो चीज हो सकती है। एक तो क्या है कि कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव पहले भी लिए थे, समाधान डॉक्ट्रिन है, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान है, ऑपरेशन ग्रीन हैंड 2010 में चला था जब पहले दंतेवाड़ा अटैक हुआ था। बट उसमें भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि लैक ऑफ यूनिफाइड कमांड नहीं है। आईडी डिवाइसेस का यूज होता है दंतेवाड़ा में। आईडी डिवाइस को, इतना बड़ा जंगल एरिया है तो उसमें आप हर एक आईडी डिवाइस को नहीं इंटेलिजेंस गैदर कर सकते, तो ये बहुत बड़ा इशू है। सेकंड इशू इज लैक ऑफ इंटरस्टेट कोऑपरेशन। कई बार क्या होता है, नक्सलाइट इस स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है उनके पास मान लो पुलिस है, तो पुलिस के पास में नहीं है दूसरे स्टेट में जाने की परमिशन, तो ये बहुत इशू है। अब इसको हम लोग वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं कि हम लोग को सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, और उनको सबसे इसमें सिक्योर कैपेसिटी बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इंटेलिजेंस गैदरिंग का। हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अगर इन आईडी अटैक्स को रोकना है, क्योंकि इंटेलिजेंस गैदरिंग हमारी अच्छी नहीं है, इसलिए अटैक्स हो पा रहे हैं। ठीक है। सेकंड इज स्पेशलाइज ट्रेनिंग होनी चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को। सीएपीएफ को आप भेज रहे हो, उनकी भी ट्रेनिंग होती है, बट आपको उस नक्सल एरिया के लिए एक ग्रे हाउंड जैसी और सिक्योरिटी फोर्स को एनरोल करना पड़ेगा जो कि एग्जैक्टली उस सिचुएशन में रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है। देन आपको फंडिंग रोकनी पड़ेगी जो नक्सलाइट ग्रुप्स हैं, और उनकी काउंटर, इनकी जो आर्म्स स्मगलिंग हो रही है उसको काउंटर करना पड़ेगा, और जहां से भी मतलब बाहर से हो रही है या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू हो रही है तो उसको रोकना पड़ेगा। सेकंड जो हमारा स्ट्रेटजी हो सकती है वो गवर्नेंस लेवल पे हो सकती है, तो उसमें पंचशील डॉक्ट्रिन दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। तो इसमें क्या है कि उनका डेवलपमेंट ओन जीनस के हिसाब से करें, ट्राइबल एंड फॉरेस्ट राइट्स को एक्नॉलेज किया जाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 है उसके भी एक्नॉलेज किया जाए, ट्राइबल्स को इंक्लूड करा जाए एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट में। जब आप उनको इंक्लूड करोगे तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि आप वो अपने आप को एलियनेटेड फील नहीं करेंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि उनके जो रिचुअल्स हैं, उनका जो कल्चर है, उसमें फिर वो कंफ्लिक्ट करेगा। एंड द लास्ट रिजल्ट शुड बी जस्ट विद ह्यूमन कैरेक्टर डेवलप। आप जो भी ये इम्प्लीमेंटेशन करोगे, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको ये देखना है कि ह्यूमन कैरेक्टर जो डेवलप हो रहा है वो कितना बड़े और कितना अच्छा सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग निकल के आ रहा है। ठीक है। थर्ड पार्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आप 3 C's अप्रोच अपना सकते हो। इसमें कन्वर्जेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, स्टेट एंड सेंटर है उनके बीच में कन्वर्जेंस होना चाहिए। अगर कोई डंटेवाड़ा अटैक हो रहा है या फिर डेवलपमेंट इशू आ रहा है ट्राइबल एरिया में, तो उसमें स्टेट और सेंटर को एक दूसरे से कन्वर्ज होना पड़ेगा। सेकंड इज कोलैबोरेशन बिटवीन सिटीजन एंड फंक्शनरीज। जैसे अगर पंचायत इलेक्शन अगर भी होते हैं, पीसा को इम्प्लीमेंट किया गया है ट्राइबल स्टेट्स में, मगर क्या होता है कि लोग वोट ही नहीं करते। क्यों? जो जितने ये नक्सलाइट लीडर्स हैं वो मना कर देते हैं उनको कि आप वोट नहीं करोगे, अगर वोट करोगे तो आपको ऐसा हम हार्म कर सकते हैं। तो उसके उसके लिए हमें ट्रस्ट बिल्ड करना होगा सिटीजन्स और फंक्शनरीज के बीच में। देन देयर इज कंपटीशन अमंग डिफरेंट स्टेट। जितनी सारी स्टेट्स है ना, ट्राइबल स्टेट्स, हम लोग जिस रेड कॉरिडोर में आती है, तो इसमें डेवलपमेंटल इशू को उठाना पड़ेगा। पॉलिटिक्स भी डेवलपमेंट की होनी चाहिए कि अगर छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर उड़ीसा में भी होगा, देख के कि हमारा भी ट्राइबल्स हैं और यहाँ पे ट्राइबल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। उसके लिए कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इंडिया ने चलाए हैं, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, पीसा इम्प्लीमेंटेशन इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइफेड एंड फॉरेस्ट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग एंड एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। अब लोगों ने नक्सलाइट ग्रुप अब जो लोगों ने नक्सलाइट ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, उनको उनको कैसे फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब उनको फिर से कैसे मेन स्ट्रीम में लेके आ जाएगा, तो उसको रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग हमें अच्छी करनी पड़ेगी कि अटैक्स ना हो। लैंड रिफॉर्म्स, जितने फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसमें जितने भी ट्राइबल्स हैं उनके लैंड राइट्स को करना पड़ेगा। एंड हमको कॉम्बेट करना पड़ेगा इस आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस को, जो ये रेडिकल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है कि हमको किसी के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मानना है, हमें किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं मानना है, हमें इसे काउंटर करना पड़ेगा डेवलपमेंटल नैरेटिव के साथ में। और ये काफी इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी एजेंसी और सिविल सोसाइटीज को मिला के। ओके, मेरे को लगता है ये खत्म होने वाला है, तो फिर से लिंक भेजते हैं। Okay. हेलो। Yes. Okay, I'm sending that again. ओके।